हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव, मैं यादव का आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो आपकी सीजीएल की वैकेंसी भी आ गई, तो उसकी रिगार्डिंग ये क्लास स्टार्ट की जा रही हैं आपकी। तो पहले तो ये सीजीएल का पैटर्न समझें और ये क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है वो भी समझिए। तो जो सीजीएल की वैकेंसी आई हैं वो हैं 14,582। अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई आपकी बार। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या है, प्री का अगर लेके चलते हैं तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जो जीके जीएस है, तो ये सबके 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके वो होने हैं 100, और जो आपको 60 मिनट में करने हैं, मतलब 1 आवर, 1 घंटे में करने हैं। तो अगर 100 क्वेश्चन को 1 घंटे में करना है, बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन आते हुए हैं लेकिन टाइम की कमी होने के कारण क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, अब वो जब होता है जब हमारे पास सॉफ्ट मेथड नहीं होते हैं जिससे क्वेश्चन हम इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जो हमारी क्लास चलेंगी वो मैथ को लेके चलेगी। इसमें सबसे स्ट्रेटजी में ये समझिए, देखो जहाँ रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं और कोई सारी रेसिपिटी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर को लेके आते हैं। ठीक, कोई ऐसा नहीं नया क्वेश्चन बहुत लेंथी आ गया, कुछ आ गया, कुछ नहीं। रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 25 में 25 आप कर लेंगे इजीली। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत भी कंप्लीट हो चुका है और वो हो गया हुआ, क्योंकि अब तो 2 महीने ही बचे हैं ना, तो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग के आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और उससे आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मैथ का सवाल है उसमें क्या है, और देखिए क्या है, एक्चुअली पिछले कुछ सालों से 1-2 साल से मेरिट जो इसकी जा रही है 150 के अप्रोक्स जा रही है। ठीक है, जनरल की पिछली बार तो 153 गई थी। ठीक है, तो हमारा टारगेट भी लेके चलेंगे कि हमारी 150 प्लस मार्क्स आए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले रीजनिंग को कंप्लीट करना होगा जिसमें हमारे पूरे 50 मार्क्स आए। ठीक है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, यहाँ से हम फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो भाई मैथ का क्या है, मैथ में सीन ये है भाई, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 से जो 21 क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आ रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन है वो नए हैं, और नए भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ नया आ गया, कैट के पूछ लिया कुछ बहुत बड़े क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस क्या हो जाएगा, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, या हुआ स्टेट एग्जाम से या बैंकिंग एग्जाम का क्वेश्चन ले लिया, बस इतना होगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अगर पकड़ अच्छी है आपकी, तो अब ये 4 से 5 नए क्वेश्चन हैं वो भी आप कर जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो क्लास हो रही है, ये सीरीज चलेगी, वो है मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू को लेके। तो 2024 के 36 सेट हुए थे जिसमें प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चन कराए गए, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ़ायदा क्या होगा, उसमें सबसे मेन चीज़ है कि तुम्हें एक तो ये तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे कौन कौन से, जैसे अब यहाँ क्वेश्चन जब लगाओगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो तुम्हें समझ आएगा ये चैप्टर जो है आपका कमजोर है। अगर मान लो परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो तुम परसेंटेज के क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये सीखेंगे कि ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम कोई बगल वाला हमारे जो बैठा है वो क्वेश्चन 15 सेकंड कर ले रहा है और तुम्हें 1 मिनट या 2 मिनट लग रहे हैं। तो वो समझ में आएगा यहाँ से कि हम कॉन्सेप्ट कौन से लगा रहे हैं, तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट हमें आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई सीखते हुए चलेंगे हम, क्वेश्चन डेली क्लासेस ही चलेगी और हम डेली क्वेश्चन को बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे। और जो टॉपिक आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसकी आप जाइए, या तो अपने नोट्स वगैरह उसको रिवीजन कीजिए, और नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब लग रहा है कि आपको परसेंटेज से बार बार लग रहा है क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो क्या है, यूट्यूब पे काफ़ी टीचरों ने पढ़ा रखा है, तो किसी भी परसेंटेज क्लास उठाई और पढ़ लीजिए। तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इससे भी समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्लास आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप पता क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ उसका सोल्यूशन तो सीखेंगे ही। ठीक है, और इसके साथ साथ ये है कि अगर क्वेश्चन के आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो एडवांस का चाहे मैथमेटिक्स हुआ, वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा उसके आसपास की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट।
मुझे में से कौन सा कथन ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है? तो कांग्रुएंसी का रूल पढ़ा होगा, इसमें क्या है देखो, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, इनमें दो समान भुजाएं और समान परिमाप हैं, इनका क्षेत्रफल और समान है, दोनों त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण समान है, इसका आधार और ऊंचाई समान है। ठीक है, चलिए देखते हैं कांग्रुएंसी में होता क्या है। कांग्रुएंसी सर्वांगसम का मतलब ही है यहाँ से इसके समझ लो जिसका सभी अंक समान है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, एक तो है कि तीनों अगर साइड बराबर हैं, जैसे दो त्रिभुज ये हुए, ये पी क्यू आर हुआ, ये ए बी सी हुआ, अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। पहली चीज की ये प्रॉपर्टी हुई। दूसरा क्या होता है, एक होता है आपने पढ़ा होगा साइड एंगल साइड, कि ये त्रिभुज की भुजा समान है और ये एंगल समान है। तो यहाँ होता क्या है, ये भी ना एक तरीके की वही बात हो गई। ठीक है, क्योंकि इस एंगल से अगर ये वाली भुजा निकालेंगे जब कोसाइन रूल लगा के, तब ये क्या हो जाएगी, ये भुजा इसके समान हो जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि तीनों भुजाएं समान ही हो गई। ठीक है, ऐसे एक चीज तीसरी क्या होती है, एक होता है कि एंगल एंगल साइड, जैसे ये त्रिभुज है, इसका ये एंगल अल्फा हो गया, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, इसकी एक साइड समान है मान लो। अभी देखो त्रिभुज की तीनों एंगल अगर ये एंगल निकालेंगे ना, तो ये गामा हो जाएगा, तो ये भी गामा हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला चीज यहाँ भी यही निकल के आएगी कि इसके ये त्रिभुज के ये समान, ये एंगल ये समान। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज क्या है, अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इनमें दो समान भुजाएं हैं। ठीक है, जो साइड एंगल साइड का है, ठीक है, और समान परिमाप है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये त्रिभुज पी क्यू आर है, एक मिनट इसको मिटा दूं नीचे, ये ऑप्शन यहाँ इसका सही हो गया कैसे, अब देखो, या एक त्रिभुज ए बी सी है। अब देखिए क्या है, अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये एंगल है। ठीक है, अब ये भुजा अगर इसके बराबर हो गई, यहाँ से निकाल ली, तो अब क्या है, अब जो अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली तीन भुजा, तो इसका जो परिमाप होगा ना, परिमाप होता क्या है, तीनों भुजा की लेंथ होती है, वही परिमाप होता है। तो इसका जो परिमाप पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर, तो दोनों सेम हुए ना। तो यही कह रहा है कि जिसमें दो भुजाएं समान है और समान परिमाप है, दो भुजाएं समान और समान परिमाप, तो वो त्रिभुज कांग्रुएंस है और सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से तीन चीज सीखा है। एक तो क्या है, अगर किसी भी सर्वांगसम होने के लिए, कांग्रुएंट होने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए, या फिर साइड एंगल साइड, दो भुजाएं समान है, एक एंगल समान है, या तीसरा है कि दो एंगल समान है और एक भुजा समान है। तो यहाँ से हम ये तीस चीज, इनमें से अगर कोई भी चीज फॉलो हो रही है तो त्रिभुज सर्वांगसम है, कांग्रुएंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स out of 100 of boys and girls in an examination are 75 and 80 respectively. If the average marks of all students in that examination are 78, find the ratio of number of boys to the girls. एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत है, औसत अंक जो क्रम से दिया गया वो कितना है, 75 और 80 दिया गया है। ठीक है, यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक 78 है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें लग रहा है एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है, देखो एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक कितना दिया गया, 75 और 80 दिया गया है। अगर पहले क्या है, बॉय का अगर 75 है तो गर्ल्स का कितना है, 80, और सभी छात्रों का जो औसत अंक दिया गया वो कितना दिया गया, 78। ठीक है, तो पूछा गया है इनका जो रेशियो है लड़का लड़कियों का अनुपात क्या है। तो यहाँ से क्या है, 80 में से 78 घटाए कितने बचे, 2, और 78 में से 75 घटाए कितने बचे, 3। तो रेशियो क्या आ गया, 2:3। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा ऐसा है क्यों, वो देखिए तुम, एलिगेशन लग क्यों रहा वो भी देखिए। अगर इसे हम मेथड से करें प्रॉपर, तो क्या है, अगर हमने मान लिया x लड़कियां हैं, सॉरी x लड़के हमने मान लिए और y लड़कियां मान ली। ठीक है, अब क्या है, अगर x का औसत दिया गया कितना दिया, 75,
अगर प्रत्येक बच्चा है, लड़का है, वो 75 अंक ला रहा है, औसत आने और एवरेज मान रहे हैं, तो x है, ये इनका योग हो गया। दूसरा क्या है, लड़कियों का जो औसत अंक है वो 80 है, अगर बाई है, बाई का हुआ 80। हमें क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहा है, सभी छात्रों का जो औसत अंक है वो कितना है, 78। ठीक है, तो अगर x प्लस वाई, ये तो छात्र हो गए, x लड़के हो गए, वाई लड़कियां हो गई, उनका हमें दिया गया इतना 78। ठीक है, अगर हम सॉल्व आउट करें यहाँ से देखिए तो कितना हो गया, ये हो गया 75x, ये हो गया 80y इज इक्वल टू 70x एट, और ये 78y। अगर ये 75x उधर जाएंगे तो कितना बचा, 3x। ठीक है, और ये 78y इधर आई तो ये कितना बचा, 2y। तो यहाँ से जो x और y आएगा वो आ जाएगा 2/3। तो यही तुमसे पूछेगा रेशियो x और y क्या है, लड़कियों और लड़कों का रेशियो पूछेगा, तो हमने अपने हिसाब से x y मान लिया था। ठीक है, तो वहां से आ गया 2/3। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो इसी अब यही एलिगेशन एक तरह का मेथड है। ठीक है, जिसमें हमने लगाया डायरेक्ट क्या है कि अगर लड़कों का 75 है, लड़कियों का वहीं 80 है। ठीक है, और इन दोनों का अब देखो 75 और 80 है। ठीक है, कोई संख्या उनकी होगी तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगी वो, तो दोनों का औसत है वो बीच वाला हमने रखा कितना, 78। 80 में से जाना में से कम घटाएंगे। ठीक है, 78 में 80 में से 78 घटाए 2, और इधर 78 में से 75 गए 3। यहाँ से डायरेक्ट आ गया 2/3। तो हमें ये भी सीखना चाहिए कहाँ एलिगेशन लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, वही सवाल ये अगर मेथड्स कितना लेंथी पड़ रहा, वही एलिगेशन से 1 सेकंड में 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते ही हो जा रहा है। तो ये क्लास इसलिए बहुत जरूरी है, ऐसे आसान कॉन्सेप्ट आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर, देन फाइंड द थर्ड साइड। यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले तो ये जानिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो एंगल होगा ना वो सेम होंगे, 60 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कोण 180 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। दूसरी इसकी भुजा होगी वो भी तीनों सेम ही होंगे, समबाहु नाम ही इसमें है। ठीक है, इसकी सारी भुजाएं समान है। ठीक है, दूसरा देखिए इसका क्या है, अगर यहाँ से एरिया निकालें, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ठीक है, पेरीमीटर इसकी अगर निकाली जाए तो वो होगी 3a, क्योंकि तीनों भुजा 1 2 3। ठीक है, अगर इसका वो निकाला जाए, एल्टीट्यूड निकाला जाए, एल्टीट्यूड क्या होता है, इसी वजह से डाला गया लंब, ये 90 डिग्री पे होगा। तो अगर ये मान लो h है, तो h निकाला जाए तो क्या होगा, h होगा √3/2a। ठीक है, तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमसे क्या पूछा गया, एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अगर ये कह रहा है कि दो भुजाओं का कोण है, दो भुजाओं का योग है वो 16 सेंटीमीटर है, मतलब 2a का कितना है, 16 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा भी तो सेम ही होगी ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ से हम ये निकालें तो ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ये आसान से क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के चले 9 तारीख के हैं, 9 सितंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के हैं सीजीएल के, उसमें क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, इसमें कुछ है भी नहीं खास। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसमें दो भुजा का योग दिया गया था, मतलब 2a का 16 दिया गया था, तो a का 8 आएगा, तो इसका मतलब ये सारी भुजाएं जो आ गई हैं वो 8 आ गई हैं। ठीक है, तो यही हमसे पूछा है तीसरी भुजा का, तीसरी भुजा भी समान ही होगी, दो ये 8 तो ये भी 8 की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k so that the number 217924k is divisible by 6। निम्नलिखित में से कौन सा मान k का मान हो सकता है ताकि संख्या जो है 2179 24 के 6 से विभाजित हो जाए। अच्छा, अब देखिए 6 से विभाजिता का रूल पता होना चाहिए आपको। पहले ना कुछ ये सीखिए यहाँ से।
ये क्लास आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगी कि इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी बताई जाएंगी, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम में जब बैठे आप तो जब क्वेश्चन इस टाइप का बनाया जाए, घुमा फिरा के बनाया जाए, तो आप कर सकें। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट जो होगा वो इवन हो, ठीक है, जैसे 2 0 2 4 6 8, अगर ये है लास्ट डिजिट तो 2 से संख्या कट जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक तो ये, और दूसरी चीज़ है कि लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी है संख्या, और लास्ट में जो अगर डिजिट है तो अगर लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो संख्या पूरी 2 से कटेगी, ठीक है। तो लास्ट डिजिट करना चाहिए। इफ लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2 then number also divisible by 2, ठीक है। अब देखिए ऐसे 4 के साथ क्या है, 4 के साथ ये है कि लास्ट के 2 डिजिट करने चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो संख्या भी पूरी 4 से कटेगी, ठीक है। जैसे मान लो 5 से 4 हमने ले लिया तो ये लास्ट डिजिट कटे तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, ठीक है, काट देंगे। ऐसे ही तो लास्ट 2 डिजिट 2 पे क्या है 1, ऐसे ही 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो ये संख्या भी पूरी जो है 8 से कट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 16 के लिए क्या है, वो है आप समझ चुके होंगे पैटर्न, तो लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है। ये तो हो गया 2 4 8 16। और आप जब पढ़ने बैठे तो साथ में एक डायरी या कॉपी लेके बैठे थे जिसमें ये जो बुलेट पॉइंट है ये साथ में साथ नोट करते चलना है, ठीक है। ये तो 2 का हो गया, 2 4 8 16 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का ये है कि अंकों की संख्या का जो योग है ना, अगर वो 3 से कट रहा है, जैसे मान लो 3 1 2 5 ये आ गया, अब इनका ये अंकों का योग करे 3 1 4 4 2 6 5 11 और 11 1 और कर दिया मान लो ये। अब ये संख्या का योग हो रहा 12, तो 12 3 से कट जा रहा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, समझे। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें दिया गया है ऐसे ही 3 के साथ है भाई 9 के साथ है, 3 के साथ भी अगर अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट रही, ऐसे ही 9 का है अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें दिया गया है नंबर है 217924, ओके। 6 से क्या है, अगर 6 से कटने के लिए संख्या 2 से भी करनी चाहिए और 3 से भी करनी चाहिए। जो संख्या 6 से कटेगी, जैसे 12 है 6 से कट रही है तो ये 2 से भी कटेगी, 2 6 12 कट रही है, 3 से अगर काटो तो 4 12 तो 3 से भी कट रही, ठीक है। ऐसे अगर मान लो 24 है या मान लो 36 ले लिया, 6 से कट रही ना तो ये 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा। अब हमें यहाँ से पता लगा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि अगर अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। लेकिन 2 का क्या सीन है, 2 का सीन ये है कि लास्ट का अंक है वो 2 से कटना चाहिए। अब लास्ट का अंक 2 से कौन कौन कटता है, 0 2 4 6 8, ठीक, यही हो सकते डिजिट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 अगर मान लूँ, इसको 0 मान लिया हमने, तो यहाँ अंकों का योग क्या हो रहा है 2 1 3। ऐसे अगर जैसे कि एक या तो पूरा जोड़ के भी काट सकते हैं ना, 2 1 3 ऐसे भी काट सकते हैं। 9 है 9 भी कट रहे, 7 2 9 भी कट रहे, बचे कितना 4 है और 3 से कभी कटने के लिए बाकी है। और 0 हम लिखेंगे तो ये संख्या का योग हो रहा है 4, तो ये 3 से नहीं कट रहा ना। अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, 4 और 2 हो गए 6 संख्या 3 से कट रही, हाँ 3 से कट रही। और ये लास्ट डिजिट 2 हो जाएगा, वो भी 2 से कट जाएगा। अगर हम 4 जोड़ें तो 4 4 8 हो गए, तो ये भी नहीं कट रहा। 6 जोड़ रहे हैं तो 6 4 10 हो गए, ये भी नहीं कट रहा, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, सबसे छोटा मान होता है ये, तो ये हमने यहाँ पर जो आंसर आ गया हमारा, और देखो 8 है, लेकिन भैया कि 8 हमारे ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। जबकि 8 और 4 12 होके ये 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन 4 6 2 0 है, तो ठीक है। तो ये कट नहीं रहे, तो हमें यहाँ से आंसर इसका मिल गया कितना 2। तो अब देखिए कैसे, 217924 के अगर मैं इसको 2 मान लिया तो ये अंकों का योग हो गया, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 3 7 3 10 10 और 9 19 2 21 21 4 25 25 और 2 27 अगर हो गया, 27 अंकों का योग 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 9 बार, ठीक है। ऐसे ही ये लास्ट डिजिट अगर 2 है तो 2 भी कट रहा है, तो ये 6 से संख्या कट जाएगी। तो लास्ट जो के का मान आ गया यहाँ से के बराबर आ गया 2। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से समझे होंगे
और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ 2-3 प्रॉपर्टी समझिए। मैंने कहा आपको पेन कॉपी लेके बैठे हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो भी चीज़ें आई है पॉइंट नोट करते हुए चलना है। प्रॉपर्टी है नंबर 1 है, आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस की टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड है cosec स्क्वायर थीटा माइनस की कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद करने के लिए है, आप देखिए कि साइन और cosec स्क्वायर थीटा वाला ये तो प्लस का है, उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस के, ये दोनों माइनस के हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cosec स्क्वायर थीटा cosec कॉट से सी मान लो ऐसे जोड़ लिया, ठीक है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा ये 1 हो क्यों रहा है, ये देखिए। जैसे मान लो एक नोट कर लिया हुआ आपने, जैसे ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे दोनों को 45 मान लूँ थीटा, और अगर यहाँ पे हमने 45 मान लिया, ठीक है, तो होता क्या है, अगर थीटा 45 है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 होती है, 1/√2। तो ये होगा 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा की भी सेम ही होती है, तो 1/2 बराबर 1। तो ये 2 हो गया, तो ऊपर भी 2 और 2 1 1, तो 1 = 1। अगर वहीं देखिए हम थीटा अगर यहाँ पे हम 60 मान ले रहे हैं, तो साइन 60 का वो कितना होता है, √3/2, लेकिन इसका होता है स्क्वायर। ऐसे ही इसका क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब कॉस 60 जो होता है उस 1/2 होता है। तो ये कितना हो गया, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया एलसीएम अगर 4 आ गया तो 3 1 4 बराबर 1, 4 4। तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें सीख ली होंगी। पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 55 माइनस के साइन स्क्वायर 35 प्लस के साइन स्क्वायर 45 माइनस के साइन स्क्वायर 50 प्लस के साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू पूछी गई है। तो ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो एक तरफ कर ले रहे हैं हम। जैसे हमें पता है साइन स्क्वायर 30 वैल्यू हमें पता है, हमने लिख लिया, प्लस के हो गया साइन स्क्वायर 45, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एक प्लस का हो गया साइन स्क्वायर 45 वो है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर 45। उसके बाद हो गया साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू पता है ना हमें। बचा क्या, देखो ये नोट कर लिया हमने, बचा क्या, माइनस के साइन स्क्वायर 40, उसके बाद माइनस का साइन स्क्वायर 35, उसके बाद माइनस के साइन स्क्वायर 55 माइनस के साइन स्क्वायर 50, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर लिखा है तो कितना होगा, 1/4। ऐसे ही साइन स्क्वायर 45 का मान कितना है, 1/√2, स्क्वायर लगा तो कितना होगा, 1/2। साइन स्क्वायर 45 मान 1/√2 होता है, लेकिन 1/2, ठीक है। 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर लगा तो 3/4, जितना हो गया। अब देखिए अगर ये माइनस का साइन स्क्वायर 40 है, इसमें अगर यहाँ पे मैंने ये लिख दिया साइन स्क्वायर 50। अब देखिए साइन स्क्वायर 50 को और क्या लिख सकते हैं हम, अगर देखो साइन स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ 90 माइनस 40, अगर साइन स्क्वायर 50 थीटा 50 को मैंने अगर साइन स्क्वायर 50 को मैंने अगर 90 माइनस 40 लिख दिया, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि अगर 90 से 40 हटाएंगे तो साइन स्क्वायर 50 ही बचेगा। लेकिन होता क्या है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 हो गया, वो हो गया कॉस में बदल गया, तो वो हो गया कॉस स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर 40, ठीक है। ऐसे ही हो गया साइन स्क्वायर
35। अगर इसको 55 में 90 माइनस 55 बदलेंगे ना तो ये भी हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर 35। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर 40 प्लस का कॉस स्क्वायर 40। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो हो गया साइन स्क्वायर 35 और प्लस का कॉस स्क्वायर 35। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 45 45 35 सेम है, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या देखिए, अगर एलसीएम हमने 4 ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस का 3। ठीक है, और ये माइनस का 1 माइनस का 1, तो ये हो गया 2 2 4 4 8 8 बटे 4 माइनस का 1 माइनस का 1। यहाँ दोनों का इसका माइनस माइनस 1 आ गया ना, तो 4 से काटा 2 तो 2 और माइनस के 2 क्या हो गया 0, आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे हैं, उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। इसमें एक चीज़ क्या लगी है, चलो इसको रफ कर दे रहा हूँ, अगर किसी को भी अगर समझने में दिक्कत आई तो दोबारा देख लेना। ठीक है, इसको रफ करके मैं एक चीज़ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा वो तो 1 है। दूसरा ये है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज यहाँ से, तो ये 90 माइनस थीटा करके हमने जब उसे कॉस में बदल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले कुछ 2-3 बातें समझ लीजिए। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, ये हो गया फोर्थ। इसमें क्या है, जैसे कि ये 90 है, ठीक है, यहाँ पे एंगल हो गया पूरा 180 का। ठीक है, यहाँ हो गया 270, ये 360 भी है और 0 भी है। देखिए अब इसमें क्या है, अगर 90 माइनस थीटा जैसे अगर किया, क्योंकि यहाँ तक तो 90 बन रहा है, पर 90 माइनस थीटा है तो क्या है 0 से 90 के बीच रहने वाला है, तो यहाँ क्या है सारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, बट क्या होता क्या है, साइन यहाँ साइन है कॉस में बदल जाता है, टेन कॉट में, और सेक है वो कॉसेक में। ठीक है, इसका उल्टा भी सेम है, मतलब अगर साइन कॉस में बदल रहा है तो कॉस भी साइन में बदलेगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा में। ठीक है, जैसे मान लो अगर साइन लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये होगा कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो क्या हो गया, वो हो गया साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर और देखें तो क्या है, जैसे मान लो आ गया टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉट 90 माइनस थीटा दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, इतनी बेसिक सी बात है जो इस क्वेश्चन में लगेगी, समझ लीजिए, और आगे जैसे बढ़ते चलेंगे आगे भी बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया हमें कॉस स्क्वायर 29 और कॉस स्क्वायर 61 थीटा का मान पूछ सकता है। देखिए क्या है, इसमें दिया गया हमें कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। यहाँ से ये समझ सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 29, अगर 90 में से 29 घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 61 ही बचेगा, कॉस स्क्वायर 61 ही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर जब आपने पढ़ा है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है साइन स्क्वायर 29। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे हमें दिया गया है कॉस स्क्वायर 29 प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर 29, और यही तो अभी तक पढ़ते आप आ गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है 1, तो ये आंसर हो गया सी। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस की टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस की कॉट स्क्वायर थीटा
ये 1 होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगे, cos का थीटा प्लस के sin का थीटा और कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550 if it is sold at a discount of 40%, then the selling price becomes 10% more than its cost price. What is the cost price? एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मतलब 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य क्या है? आइए देखते हैं। हमसे पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन ना, जब भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाला आए, देखने में डरना बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन लैंग्वेज वाले होकर जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना, अगर वैसे वैसा करते जाओ ना, तो एंड क्वेश्चन के एंड आपको आंसर भी मिल जाता है। ठीक है, पूछा गया सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य क्या थी? अगर मान लो सीपी, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, सीपी अगर मैंने 100 मान लिया है, ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है। तो देखो, अगर 550 है, मार्क प्राइस जो दिया गया है ना, अंकित मूल्य 550 है, इसे 40% छूट पर बेचा जाता है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस क्या है 550, और 40% छूट पर बेचने का मतलब है जो कोई चीज़ अगर अपने आप में 100% है, उस पर 40% की छूट दे दी, माइनस का 40%, तो बचा कितना 60%। तो एक तो हम डायरेक्ट यहाँ से 60% इसका निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि 40% छूट दे दी तो 60% ही बचा। तो एमपी पे अगर 40% छूट देने के बाद जो बचा है वो बचा है कितना, एसपी बराबर 56 की 0 यहाँ से लगी 3 56 333 330। तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या कितना आ गया 330। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, देखो 40% छूट पर प्राप्त बेचा जाता है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। अगर हमने सीपी जो माना है ना, क्रय मूल्य जो माना है वो कितना, अगर 100 माना है तो वो क्या है 10% अधिक हो जाता है। अगर सीपी 10% अधिक हुआ तो वो बन गया क्या, एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य अगर 100 है, इसका 10% निकाला हमने तो कितना हो गया 110 हो गया। 100 का 10% 10 आ गया, तो हो गया कितना 110। अगर सेलिंग प्राइस 110 हो गया यहाँ से, ठीक है, 10% बढ़, उसी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहाँ पे दी गई है वो 330 दी गई है। ठीक है, लेकिन हमें क्या, हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है, हमने माना है वो कितना है 100। तो यहाँ से जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 110 की वैल्यू अगर 330 आ गई, 0 से 0 कटा, एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3, तो 100 की कितनी आ गई 300। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। एक बार देखिए इसे, क्वेश्चन खुद पढ़िए, खुद सॉल्व कीजिए। बाद वाली क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई वस्तु है, उस पर अंकित मूल्य उसने 550 अंकित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद उस पर 40% छूट दे रहा है, तो 40% छूट दिया तो बचा कितना है 60% बची। तो 550 का 60% कितना हो गया, वो आ गया 330। भाई कह रहा है कि इधर 40% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। मार्क प्राइस पे अगर छूट देने के बाद क्या बचा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 330 हो गया 40% छूट देने के बाद। लेकिन क्या कह रहा है, क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अगर क्रय मूल्य हमने 100 माना तो वो कितनी 110 की वैल्यू आ गई। तो जो एसपी के यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 110 की वैल्यू कितनी आ गई 330। लेकिन हमें तो क्रय मूल्य निकालना है। अगर हमसे अगर सेलिंग प्राइस पूछा तो हमें पता लगा 330 था, लेकिन हमें क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य कितना है 100, हमने जो स्टार्टिंग माना था 100। ठीक है, तो 110 की वैल्यू अगर 330 है तो यहाँ से 100 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी 300। तो यही आंसर हो गया इससे। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते क्वेश्चन। फिल पाइप P is 21 times faster than pipe Q. If Q can fill a cistern in 110 मिनट, find the time it takes to fill the cistern when both fill pipes are open. भरने वाली पाइप P भरने वाली पाइप Q से 21 गुना तेज है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों भरने वाली पाइपों के खुले होने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है, भरने वाली पाइप Q से 21 गुना तेज है।
P है Q से 21 गुना तेज है। मान लो अगर P 1 मिनट में 1 पानी ले जा रही है Q, तो P क्या है, Q से 21 गुना तेज है, तो P है 21। P अगर Q अगर 1 मिनट में 1 ले रहा है तो P कितना ले रहा है, 21। क्यों ऐसे होता है, जैसे कोई इंसान कहता है ना कि मैं उससे 2 गुना तेज हूँ, तो अगर कोई काम 1 मिनट में कर रहा हूँ तो सामने वाला, मतलब अगर सामने वाला 2 गुना तेज है तो वो 2 मिनट में करेगा, ठीक है, मतलब तो वही चीज़ है। अगर 1 यूनिट काम ये Q है, अगर 1 कर रहा है तो उतने टाइम में ये कितना कर रहा है, 21 गुना, क्योंकि 21 गुना ये तेज है, ठीक है। अगर मान लो 1 लीटर पानी ये भर पा रहा है तो ये उतने टाइम में 21 लीटर भर रहा है P। आगे क्या कह रहा है, यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो दोनों भरने वाली पाइपों के खुले होने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना है। Q है वो 110 मिनट लगते हैं। अगर Q 1 मिनट में 1 लीटर पानी ले जा रहा है, वहीं क्या है, P है 1 मिनट में 21 लीटर पानी ले जा रहा है, ऐसे समझिए, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, 110 मिनट से टाइम लग रहा है। अगर ये 1 लीटर 1 मिनट में ले जा रहा है तो 110 मिनट में कितना ले जाएगा, ये 110 लीटर ले गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो दोनों भरने वाली पाइपों के खुले होने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या है। अभी क्या है कि 1 मिनट में भी 1 लीटर ले जा रहा है, लेकिन क्या है, दोनों लगा दें तो क्या है, तो 1 मिनट में क्या होगा, 1 लीटर तो इसका जाएगा और 21 लीटर ये ले जाएगा P, ठीक है। तो ये 1 मिनट में कितना हो गया भाई, 1 मिनट में ये 22 लीटर पानी ले जा रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है अगर दोनों खुले होने पर टंकी में भरने वाला समय ज्ञात कीजिए। अगर टोटल टाइम कितना है, देखो Q ने ना टंकी पूरी भर दी और Q को लगे हैं वो 110 मिनट लगे हैं। Q 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो 110 मिनट में उसने 110 लीटर भरी, तो इसका मतलब है कि हमें पता लगा कि टंकी की जो टोटल लिमिट है वो क्या है, 110 लीटर है। तो 110 लीटर भरने में हमसे पूछा दोनों अगर खोल दिए गए तो पानी तो टाइम कितना लगेगा। तो 22 लीटर 1 मिनट में ये दोनों 22 लीटर भर रहे हैं, तो 22 लीटर, तो 22 पंजे 110, तो 5 मिनट में क्या आया, यहाँ से आया 5 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद है आप अच्छे समझोगे। इसमें बस क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, जिसने कह रहा था जो Q है, P है वो Q से 21 गुना तेज है, ठीक है। अगर Q 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है तो P है वो 1 मिनट में 21 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर Q को 110 मिनट लग रहे हैं भरने में, Q 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, 110 मिनट में Q को पानी भरने 110 लीटर पानी भरेगा, ठीक है। भाई पूछ रहा है कि अगर दोनों एक साथ खोल दिए तो कितना टाइम लगेगा। तो Q तो 1 लीटर जा रहा है 1 मिनट में, भाई P है वो 1 मिनट में 21 लीटर ले जा रहा है, लेकिन 1 मिनट में दोनों खुले जा रहे हैं तो 1 मिनट में 22 लीटर पानी जा रहा है, तो 110 लीटर बनने में हमें 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। बस इतना सा आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द 2 कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 and their volume are in the ratio of 3:5. What is the ratio of their heights? दो शंकों की त्रिज्या है वो 2:5 के अनुपात में है और उनके आयतन जो है वो 3:5 के अनुपात में है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया। अच्छा कौन के बारे में क्या क्या जानते हैं अभी बताओ, कौन ऐसा हो गया आपका, ठीक है, ये आपका है कौन, ठीक। अगर कौन के अगर सरफेस एरिया की बात की जाए, जैसे ये देखो ये है, जैसे ये कौन है आपका, ठीक है। अगर सरफेस एरिया जो होती है, कर्व सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या है, अगर ये निकाल रहे हैं ये साइड वाला, तो ये पूरा हुआ वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो इसमें क्या है, जो इसका नीचे वाला जो एरिया होगा ना, अगर वो भी जोड़ जाएगा तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो क्या हो गया, वो हो गया πRL, ठीक है। भाई इसका टोटल सरफेस एरिया जो दिया गया है वो क्या होता है, वो होता है πRL और प्लस का बेस एरिया जो होता है, ठीक है, बेस एरिया कितना हो गया, तो इधर ये हो गया πRL और प्लस का बेस एरिया हो गया, वो हो गया πr², ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखो πr कॉमन ले लिया तो क्या बचा L+R, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। भाई इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr² H, ठीक है। तो कौन के लिए आप इतना नोट करके चलिए, फिर देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं।
ठीक है, इसका समझिए। नोट कर लिया होगा आपने। इसमें हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें एक तो दिया गया है कि जो रेडियस है ना, रेडियस का रेशियो हमें दिया गया है, दो कोण है, एक अगर हम आर से नोट कर लिया, दूसरा हमने कैपिटल आर से कर लिया, तो वो कितना है रेशियो 2:5। वही इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रेशियो हमें दिया गया है, वो कितना है 3:5। ठीक है, फॉर्मूला लगाएं अगर हम, जो आयतन का भी आपने नोट किया है, ये तो लिख लें 2:5, वॉल्यूम का जो है वो 3, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, अगर दूसरे वाले को हमने कैपिटल से नोट किया तो ये हो गया 8। वो हमें रेशियो क्या दिया गया, इनके उनके आयतनों का अनुपात दिया गया 3:5, तो ये हो गया 3:5। ठीक है, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, जो बचा है वो बचा है स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एच। अगर शंकु का त्रिज्या का अनुपात 2:5 है, अगर आर के यहाँ पे वैल्यू 2 दी गई है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, मतलब 2 का स्क्वायर, और कैपिटल आर कितना है वो 5 है, रेशियो में, यहाँ भी रेशियो में ही है। ठीक है, तो वो हो गया 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 4 इंटू एच 25 इंटू एच, वो आए 3, अगर 5 से 1 आता तो 25, तो ये बचा कितना स्मॉल एच इंटू कैपिटल अपन कैपिटल एच, ये 5 उधर चला गया, 5 तो 15, और ये 4 आ गया नीचे। ठीक है, तो हम यही आंसर हो गया। हमसे पूछा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, एच ही पूछ रहा था, तो एच जो है स्मॉल एच कितना हो गया 15, और कैपिटल एच कितने हो गए 4, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे आप। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो एक बार उसको बैक लीजिए और दोबारा उसको फिर समझिए। ठीक है, वैसे आई तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बारीकी से आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है हमें फाइंड द सॉल्यूशंस का। इसके पीछे 2-3 चीजें हैं, 2-3 फॉर्मूला वो देखिए। ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, लेकिन फिर भी लिखा दे रहा हूँ। एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2ab। वैसे ही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हुआ, वो हुआ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। दोनों 3 हो गए। उसके बाद आता है क्यू में, क्या आता है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यू क्या होता है, तो ये होता है कि एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस के 3ab, और कोष्टक में होता है a प्लस बी, मतलब ये जो आया एक्स, अच्छा एक्स वाई में फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, 3xy और x कोष्टक में हो गया x प्लस के y। ठीक है, तो अगर इसको और खोलते हैं तो क्या होता है एक्स क्यू वाई क्यू प्लस के 3। अब देखिए यहाँ का अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर वाई, और प्लस क्या हो जाएगा, अगर इसमें जब होगा तो क्या होगा 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आता है, अगर ऐसे सेम इसका x माइनस वाई का होल क्यू है, वो होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। ठीक है, ये 4-5 चीजें याद रखो। ये देखते हैं, चलो इसमें क्वेश्चन कैसे यूज हो रही है। अब देखो, सबसे पहले क्या है, ये चीज लिखी हुई है। अब देखो यहाँ इसको देख के कुछ लग नहीं रहा, कुछ है ये जो फॉर्मूला है ये कितना किसका है, ये एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू, तो एक्स प्लस का वाई अब क्या है 5 का क्यू कितना होगा 25, तो ये x प्लस 5 का क्यू है। खोलिए, देखो खोल क्या होता है, अगर इसको खोल रहे हैं तो क्या होगा एक्स क्यू प्लस का 5 का कितना होगा 125 प्लस का 3x इंटू 5 कोष्टक में x प्लस 5। अब देखिए एक्स क्यू प्लस का 1 to 5, अभी हो गया 3×5 = 15 और एक्स स्क्वायर, जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, जब इसमें इसका कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 5 × 15 अपना 75 इंटू एक्स। तो ये जो दिया गया है देखो एक्स क्यू है 1 to 5 इसका दिया गया, तो क्या हो गया 1 to 5 15x स्क्वायर,
तो ये हो गया और 75x। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया ये जो है पूरा लिखा गया है, अब इसको हम शॉर्ट में लिख ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो पूरी लिखी हुई है वो लिखी हुई है x + 5 का होल क्यूब इंटू में क्या है x - 5 और अपॉन में क्या है x² - के 25। तो इसको और छोटे में लिखें तो ये इसका ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया x + 5 का होल क्यूब इंटू x - 5। अभी आपने ये पढ़ा है कि x² - y² क्या होता है, तो ये x + 5 और x - 5। तो x - 5 से x - 5 कट गया, x + 5 से एक x कट गया, तो क्या बचा x + 5 का होल स्क्वायर बचा, मतलब 3 थे एक कट गया तो बचा x + 5 का होल स्क्वायर। अगर इसको खोलेंगे तो क्या हो बचा x² + 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और प्लस का 2xy, तो 5 दूनी 10x। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म की जा रही है यहाँ पे, और उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये क्लास ना मतलब काफ़ी, अगर आपको ये लग रहा है कि आप डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ी स्पीड पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ना क्लास जो चलाई जा रही है अंतिम बच्चे को ध्यान रख के चलाई जा रही है, जैसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। और काफ़ी बड़ी क्लास इसलिए भी हो रही है करने के लिए तो ये 7-8 मिनट में मैं सारे क्वेश्चन कर दूँ, ठीक है। बट कल बड़ी क्लास इसलिए भी कि इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी समझा जा रही है, एडिशनल चीज़ भी, जिससे आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन कराने का ये मतलब नहीं है, बल्कि हमें सिखाना भी है। तो उसके साथ साथ जो भी एडिशनल मैं बता पा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ज़रूरत है या जो भी आगे जरूरत पड़ रही वो सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो भी वीडियो है, ये जो भी प्रत्येक सेट है उसके ना 2 पार्ट में वीडियो आएगी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप भी बहुत जल्दी कर सकें। और अपने साथ साथ पढ़िए, बाद बाकी जो क्वेश्चन नहीं बन रहे या जो चैप्टर आपके कमजोर लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उसके प्रैक्टिस करके अपने नोट्स रिवाइज करें और नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।